नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेके। तो आज अपने करेंगे आनुवांशिकी जेनेटिक्स पार्ट सेकंड। कल अपने पार्ट फर्स्ट के बारे में किया था और पार्ट जो अपना फर्स्ट था उस फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने किया था कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, आनुवांशिकी के जनक कौन है, और फिर अपने किया था कि आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहन मेंडल का जीवन परिचय। फिर इसके बाद में अपने कल किया था आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य पारिभाषिक शब्दावली और इसके अंदर अपने कारक या जीन के बारे में किया था। तो आज अपने करेंगे उत्परिवर्तन के बारे में कि उत्परिवर्तन क्या चीज होती है, किसे कहते हैं उत्परिवर्तन। तो आप हेडिंग लगाओगे उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, या इसे अपने उत्परिवर्तन कहते हैं। अब देखो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, क्या चीज होती है उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, जीवों में अचानक कोई एक नया गुण प्रकट हो जाता है जो उसकी जाति से क्या होता है, अलग होता है। इससे फिर नई जाति का निर्माण हो जाता है। इसी को अपने क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो अपने कहते हैं कि जीवों में अचानक या आकस्मिक उत्पन्न होने वाले लक्षण उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात आती है उत्परिवर्तन की खोज करने वाले कौन थे, किसने उत्परिवर्तन की खोज की थी। तो उत्परिवर्तन की खोज की थी हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हुगो डी ब्रिज। तो क्या लिखेंगे अपने, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज ने, हुगो डी ब्रिज ने। तो उत्परिवर्तन की खोज करने वाले कौन थे, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज थे। तो अब हेडिंग लगाइए उत्परिवर्तन, पहले लिखिए डेफिनेशन फिर लिखवाते हैं आपको आगे। इसमें लिखिए जीवों में अचानक या आकस्मिक उत्पन्न होने वाले लक्षण, जीवों में अचानक या आकस्मिक उत्पन्न होने वाले लक्षण उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जीवों में अचानक या आकस्मिक उत्पन्न होने वाले लक्षण उत्परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए उत्परिवर्तन के बारे में सर्वप्रथम हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज ने बताया था। उत्परिवर्तन के बारे में सर्वप्रथम हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज ने बताया था। हुगो डी ब्रिज ने बताया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है आनुवांशिकी से संबंधित। तो नंबर 1 टर्म अपने कर ली थी कारक या जीन। तो नंबर 2 टर्म्स जो है वो अपने करेंगे अब। तो नंबर 2 टर्म है सजीन, या इसे अपने क्या कहते हैं, या इसे कहते हैं जीनोम, सजीन या जीनोम। अब देखो सजीन या जीनोम क्या चीज होती है। सजीन या जीनोम का मतलब होता है कि मनुष्य की कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं जो द्विगुणित अवस्था में होते हैं। अगर कोशिका के अंदर गुणसूत्रों का अगुणित सेट है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, सजीन या जीनोम कहेंगे। तो अपन ये कहते हैं कि गुणसूत्रों का अगुणित सेट क्या कहलाता है, सजीन या जीनोम कहलाता है। तो लिखेंगे गुणसूत्रों का अगुणित सेट। अब गुणसूत्रों का अगुणित सेट क्या होगा, अगुणित सेट होगा n बराबर 23। तो मनुष्य की कोशिका में जो n बराबर 23 ये अगुणित गुणसूत्र हैं, इसको अपने क्या कहते हैं, सजीन या जीनोम कहते हैं। तो अपने बोलते हैं गुणसूत्रों का अगुणित सेट क्या कहलाता है, सजीन या जीनोम कहलाता है। तो हेडिंग लगाइए आप सजीन या जीनोम, और इसमें ये उतार लीजिए आप, इसको लिख लीजिए आप। अब करेंगे इसके बाद में अपने नेक्स्ट टर्म्स नंबर 3, और नेक्स्ट टर्म है केंद्रक प्ररूप, या इसे अपने बोलते हैं कैरियोटाइप। तो नंबर 3 जो टर्म है वो है केंद्रक प्ररूप, या इसे अपने
कैरियोटाइप के नाम से भी जानते हैं। कैरियोटाइप, केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप। अब देखो केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप क्या होता है। केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप का मतलब होता है कि किसी कोशिका में गुणसूत्रों का द्विगुणित सेट जो होता है वो क्या कहलाता है, केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप कहलाता है। कि मनुष्य की जो कोशिका होती है उसके अंदर कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, जो द्विगुणित अवस्था में होते हैं। तो अपन लिखते हैं 2n बराबर 46, यानी अपने ये कह सकते हैं कि गुणसूत्रों का द्विगुणित सेट क्या कहलाता है, केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप कहलाता है। कैरियोटाइप में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब देखो कैरियोटाइप या केंद्रक प्ररूप के द्वारा हम गुणसूत्रों के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं कि गुणसूत्रों की लंबाई क्या है, गुणसूत्रों का आकार क्या है, गुणसूत्रों की आकृति क्या है, गुणसूत्रों का व्यास क्या है, गुणसूत्रों पर भुजा अनुपात क्या है, गुणसूत्रों पर सैटेलाइट की स्थिति क्या है, यानी इन सब की जानकारी अपने प्राप्त कर सकते हैं कैरियोटाइप या केंद्रक प्ररूप के द्वारा। फिर देखो इसके अंदर एक टर्म्स और आती है केंद्रक प्ररूप में, जिसे अपने बोलते हैं इडियोग्राम, इसे बोलते हैं इडियोग्राम। अब देखो इडियोग्राम क्या चीज होती है। अब इडियोग्राम का मतलब होता है कि गुणसूत्रों को अगर अपने लंबाई के घटते क्रम में रखें तो जो चित्रात्मक निरूपण अपने को प्राप्त होगा उसी को अपने क्या बोलते हैं, इडियोग्राम कहते हैं। अपने सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि गुणसूत्रों का चित्रात्मक निरूपण इडियोग्राम कहलाता है। इडियोग्राम के द्वारा हम गुणसूत्रों के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो 46 गुणसूत्र हैं उनकी स्थिति क्या है। तो आनुवांशिक रोग जो होते हैं उसके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इडियोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो हेडिंग लगाइए आप केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप, और इसमें लिखिए, इसमें लिखिए गुणसूत्रों का द्विगुणित सेट, गुणसूत्रों का द्विगुणित सेट केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप कहलाता है। गुणसूत्रों का द्विगुणित सेट केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट लिखो 2n बराबर 46, 2n बराबर 46। और नेक्स्ट लाइन से लिखिए केंद्रक प्ररूप के द्वारा, केंद्रक प्ररूप के द्वारा गुणसूत्रों के, केंद्रक प्ररूप के द्वारा गुणसूत्रों के निम्न आकारिकी पहलुओं के बारे में, निम्न आकारिकी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। केंद्रक प्ररूप के द्वारा गुणसूत्रों के निम्न आकारिकी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और इसमें सबसे पहले लगाइए नंबर 1 बिंदु, इसमें लिखिए गुणसूत्रों की संख्या। नंबर 2 गुणसूत्रों का आकार, कोमा लंबाई, गुणसूत्रों का आकार, कोमा लंबाई व आकृति, गुणसूत्रों का आकार, कोमा लंबाई व आकृति। नंबर 3 प्राथमिक व द्वितीयक संकीर्णन, प्राथमिक व द्वितीयक संकीर्णन, प्राथमिक व द्वितीयक संकीर्णन। नंबर 4 लिखो सैटेलाइट की स्थिति, नंबर 4 है सैटेलाइट की स्थिति। नंबर 5 जीनों की संख्या, जीनों की संख्या। और नंबर 5 है भुजा अनुपात। नंबर 5 है भुजा अनुपात। अब लगाइए हेडिंग इसके नीचे आप इडियोग्राम, इसी के अंदर है इडियोग्राम। इडियोग्राम लगा के लिखिए गुणसूत्रों को लंबाई के, गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में, गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना,
गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना, गुणसूत्रों को लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना, अथवा गुणसूत्रों का चित्रात्मक निरूपण, अथवा गुणसूत्रों का चित्रात्मक निरूपण इडियोग्राम कहलाता है, अथवा गुणसूत्रों का चित्रात्मक निरूपण इडियोग्राम कहलाता है। गुणसूत्रों का चित्रात्मक निरूपण इडियोग्राम कहलाता है। तो केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप का मतलब कि किसी कोशिका में गुणसूत्रों का द्विगुणित सेट क्या कहलाता है? केंद्रक प्ररूप या कैरियोटाइप कहलाता है। इसमें गुणसूत्र होते हैं द्विगुणित अवस्था में 2n बराबर 46। इसके द्वारा हम गुणसूत्रों के कई पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की लंबाई, आकृति, आकार, गुणसूत्रों का व्यास, भुजा अनुपात, गुणसूत्रों पर जिनों की संख्या, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है नंबर 4 और नेक्स्ट टर्म है अपनी लिंग व अलिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट आप बिंदु लगाइए नंबर 4 लगा के। लिंग व अलिंग गुणसूत्र, लिंग व अलिंग गुणसूत्र। अब देखो गुणसूत्र दो टाइप के होते हैं, लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं और दूसरे अलिंग गुणसूत्र जो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो लिंग व अलिंग गुणसूत्र करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसमें कुल संख्या होती है 46, यानी मनुष्य की कोशिका की द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अब देखो ये 46 गुणसूत्र जो होते हैं इसको अपने बांटते हैं दो भागों में, इसको अपने दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे पहले इधर लिखेंगे अपने अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र को हम ऑटोसोम भी कहते हैं, इसे अपने क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे लिंग गुणसूत्र। इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, तो इसमें अलिंग गुणसूत्र जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 44। और लिंग गुणसूत्र जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 2। इनको 44 कह दो, या अपने क्या कह सकते हैं इसको? 22 जोड़ी। 44 या 22 जोड़ी होते हैं ये, और ये 2 या अपने कह सकते हैं 1 जोड़ी होते हैं। तो ये बात आगे समझ में सभी को कि कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। इसमें अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 44 या अपने कह सकते हैं 22 जोड़ी। फिर देखो लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 2 या कह सकते हैं 1 जोड़ी। अब देखो अलिंग गुणसूत्र जो होते हैं ये काम क्या करते हैं? इनका काम होता है कायिक या दैहिक लक्षणों का निर्धारण। क्या होता है? कायिक या अपने कह सकते हैं दैहिक लक्षणों का निर्धारण। कायिक या दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं ये। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये क्या करते हैं? ये करते हैं लिंग का निर्धारण। ये करेंगे लिंग का निर्धारण। अब देखो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये 2 होते हैं, तो देखो पुरुष में कौन कौन से होते हैं और महिला में कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपने पुरुष। तो पुरुष में कौन से होंगे? पुरुष में होंगे XY। और जो महिला होती है, मादा होती है, महिला में कौन से होते हैं? तो महिला में होते हैं ये XX। तो अब देखो यहाँ पर अपने कितने प्रश्न क्लियर होते हैं कि कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। इन्हें बांटते हैं 2 भागों में, अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम, दूसरा लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 या 22 जोड़ी जो कायिक या दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। लिंग गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 2 अथवा 1 जोड़ी जो लिंग का निर्धारण करते हैं। और पुरुष में कितने होते हैं? ये XY, और महिला में कौन से होंगे? XX होते हैं। अब देखो X और Y जो गुणसूत्र होते हैं उसमें अंतर होता है। X और Y गुणसूत्र में क्या होता है? अंतर होता है। इनमें अंतर क्या होता है कि X गुणसूत्र आकार में बड़ा होता है और Y गुणसूत्र क्या होता है? आकार में
छोटा होता है, एक्स गुणसूत्र जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, और वाई गुणसूत्र जो होता है वो एक सिरे पर मुड़ा हुआ होता है। फिर देखो एक्स गुणसूत्र जो होता है वो आनुवंशिक रूप से अधिक सक्रिय होता है, और वाई गुणसूत्र आनुवंशिक रूप से कम सक्रिय होता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद अपने आगे बढ़े। अब आप लिखिए एक्स व वाई गुणसूत्र में अंतर, एक्स व वाई गुणसूत्र में अंतर। एक तरफ लिखिए एक्स, एक तरफ लिखिए वाई, बीच में एक लाइन खींचिए। पहले आप एक्स पे लिखिए नंबर 1, ये आकार में बड़ा होता है, ये आकार में बड़ा होता है। वाई में लिखिए ये आकार में छोटा होता है, ये आकार में छोटा होता है। एक्स में लिखिए ये आकृति में बिल्कुल सीधा होता है, ये आकृति में बिल्कुल सीधा होता है। वाई में लिखिए ये आकृति में एक सिरे पर मुड़ा हुआ होता है, ये आकृति में एक सिरे पर मुड़ा हुआ होता है, ये आकृति में एक सिरे पर मुड़ा हुआ होता है। एक्स में लिखिए यह आनुवंशिक रूप से अधिक सक्रिय होता है, यह आनुवंशिक रूप से अधिक सक्रिय होता है। और वाई में लिखिए वाई में लिखिए यह आनुवंशिक रूप से कम सक्रिय होता है, यह आनुवंशिक रूप से कम सक्रिय होता है, यह आनुवंशिक रूप से कम सक्रिय होता है। तो ये तो थे लिंग व अलिंग गुणसूत्र। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टर्म। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म आती है वो कौन सी है, तो नेक्स्ट टर्म आएगी इसके अंदर, जिसे अपने बोलते हैं लक्षण प्ररूप या जीन प्ररूप। तो देखो नंबर 5 टर्म आएगी अपने पास, इसे अपने बोलेंगे लक्षण प्ररूप, या इसको अपने कहते हैं फिनोटाइप। और इसी के अंदर नंबर 6 टर्म आती है जिसे अपने बोलते हैं जीन प्ररूप, या इसे अपने कहते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप और कौन सी होगी, जीनोटाइप।
5 और 6 नंबर टर्म है। अब देखो इसके अंदर लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं? लक्षण प्ररूप का मतलब होता है किसी जीव के बाहरी लक्षण, यानी उसकी आकार, आकृति, रंग, रूप, ये इसके बाहरी लक्षण होते हैं जो किसको दर्शाते हैं? उसके लक्षण प्ररूप को दर्शाते हैं। जीन प्ररूप का मतलब होता है इस जीव के आनुवांशिक लक्षण, कि वो आनुवांशिक रूप से कैसे है, शुद्ध है या अशुद्ध है, समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, तो ये क्या कहलाते हैं? उसके जीन प्ररूप कहलाते हैं। तो अपने कहते हैं कि कोई भी पौधा है, उस पौधे के बाहरी लक्षण, यानी वो लंबा है या बौना है, इसको हम क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप कहते हैं। और किसी जीव के आनुवांशिक लक्षण क्या कहलाते हैं? उसके जीन प्ररूप कहलाते हैं। जैसे कि अब बात आती है कि अपने पास ये 3 पौधे हैं। अब देखो पहले पौधे का जो जीन प्ररूप है वो है कैपिटल टी, दूसरे पौधे का जीन प्ररूप है कैपिटल टी, स्मॉल टी, तीसरे पौधे का जीन प्ररूप है स्मॉल टी। अब देखो इसमें कैपिटल डी जो होता है ये पौधे की लंबाई को दर्शाते हैं। यहाँ पर कैपिटल अक्षर जो है वो दर्शाता है प्रभावी को, यानी लंबेपन को। जो स्मॉल टी है वो दर्शाता है अप्रभावी को, यानी बौनेपन को। तो अब देखो पहला जो पौधा है ये क्या होगा? बिल्कुल लंबा होगा। अब दूसरा पौधा भी क्या होगा? लंबा होगा। अब देखो दूसरे पौधे के अंदर दोनों जीन हैं, लंबे के भी हैं और बनने के भी हैं, लेकिन पौधा लंबा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी जो होता है वो स्मॉल टी पर प्रभावी होता है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता। इस कारण पौधा कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों स्मॉल टी है तो पौधा कैसा होगा? बौना होगा। तो अगर आप पौधे की बाहरी संरचना को देखकर ये बताओगे कि दोनों पौधे कैसे हैं? लंबे हैं, ये पौधा क्या है? बौना है, तो क्या कहलाएगा? लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप में पौधे की जीनी संरचना को ध्यान में नहीं रखा जाता। फिर देखो जीन प्ररूप की बात आती है, जीनोटाइप या जीन प्ररूप। अब जीन प्ररूप के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि ये पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध लंबा है, ये पौधा आनुवांशिक रूप से संकर लंबा है, ये पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध बौना है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पौधे के आनुवांशिक संरचना या जीनी संरचना जो होती है उसको अपने क्या कहते हैं? जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। तो अब आप हेडिंग लगाइए पहले नंबर 5, लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। इसमें लिखिए लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप में लिखिए किसी जीव के बाहरी लक्षण, किसी जीव के बाहरी लक्षण अर्थात यह कैसा दिखता है, किसी जीव के बाहरी लक्षण अर्थात यह कैसा दिखता है, लक्षण प्ररूप कहलाता है। किसी जीव के बाहरी लक्षण अर्थात यह कैसा दिखता है, लक्षण प्ररूप कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए लक्षण प्ररूप में, लक्षण प्ररूप में पौधे की जीनी संरचना को, लक्षण प्ररूप में पौधे की जीनी संरचना को ध्यान में नहीं रखा जाता। लक्षण प्ररूप में पौधे की जीनी संरचना को ध्यान में नहीं रखा जाता। जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे होते हैं। जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे होते हैं, दोनों लंबे होते हैं। अब इसमें लिखिए नेक्स्ट जीन प्ररूप या जीनोटाइप। जीन प्ररूप या जीनोटाइप में लिखिए, इसमें लिखिए इसमें पौधे की जीनी संरचना को, इसमें पौधे की जीनी संरचना को ध्यान में रखा जाता है। इसमें पौधे की जीनी संरचना को ध्यान में रखा जाता है। इसमें पौधे की जीनी संरचना को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए दो समान रूप से दिखने वाले पौधों की
जीनी संरचना अलग अलग हो सकती है। दो समान रूप से दिखने वाले पौधों की जीनी संरचना अलग अलग हो सकती है। दो समान रूप से दिखने वाले पौधों की जीनी संरचना अलग अलग हो सकती है। जैसे कैपिटल टी, जैसे कैपिटल टी शुद्ध लंबा तथा कैपिटल टी स्मॉल टी शंकर लंबा होता है। कैपिटल स्मॉल टी शंकर लंबा होता है। नेक्स्ट आप नोट में लिखिए आप जीनोटाइप व फिनोटाइप शब्द। नोट में लिखिए जीनोटाइप व फिनोटाइप शब्द 1909 में जोहानसन ने दिए थे। जीनोटाइप व फिनोटाइप शब्द 1909 में जोहानसन ने दिए थे। जोहानसन ने दिए थे। अब देखो इसके बाद अपने करेंगे नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म है प्रभावी व अप्रभावी। प्रभावी व अप्रभावी। अब देखो प्रभावी व अप्रभावी कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो प्रभावी कौन सा होता है, तो वे लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं कौन से कहलाते हैं, प्रभावी। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी कहलाते हैं। तो अब लिखिए प्रभावी या अप्रभावी हेडिंग लगाइए, लिखिए इसमें लिखिए वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं प्रभावी। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं प्रभावी, तथा वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते, जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं प्रभावी, तथा वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते अप्रभावी कहलाते हैं। जैसे कैपिटल टी प्रभावी, स्मॉल टी अप्रभावी, स्मॉल टी अप्रभावी। यानी ये प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करता है तो पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। ये प्रथम पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता तो पौधा बौना होता है। यानी अपने कह सकते हैं कि अगर ये अपना प्रभाव प्रकट करेगा, कब करेगा, जब दोनों लक्षण बोनने के होंगे, दोनों जीन बोनने के होंगे तो ये अपना प्रभाव प्रकट करेगा। अगर ये कंडीशन बनती है इस टाइप में तो पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल टी जो है ये स्मॉल टी पर प्रभावी है, ये अपना प्रभाव प्रकट करेगा, ये अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते। तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं प्रभावी, और वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते क्या कहलाते हैं, अप्रभावी कहलाते हैं। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म, इसे अपने कहते हैं युग्म विकल्पी। नेक्स्ट 8 नंबर टर्म है युग्म विकल्पी, या इसे अपने एलील्स भी कहते हैं। अब देखो युग्म विकल्पी या एलील्स क्या चीज होती है, किसे कहते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव के अंदर एक लक्षण को प्रकट करने के लिए जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं।
उन्हीं विपर्यासी स्वरूपों को अपने क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। कि कोई भी जीव है, उस जीव के एक लक्षण को प्रकट करने के लिए जीन के दो स्वरूप होते हैं। इसमें एक होता है प्रभावी, दूसरा होता है अप्रभावी, जिसे अपने कह देते हैं युग्म विकल्पी या एलील्स कहते हैं। अब देखो इसमें अगर दोनों जीन समान हैं, यानी दोनों जीन कैसे हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी है, या दोनों जीन स्मॉल टी हैं। अब देखो ये दोनों समान हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समयुग्मनजी। इसको अपने क्या बोल देंगे, समयुग्मनजी, होमोजाइगस। अगर किसी जीव में लक्षण को प्रकट करने वाले जीन अलग अलग हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है विषम युग्मनजी यानी हेटेरोजाइगस। इसको अपने क्या बोलेंगे, विषम युग्मनजी कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अपनी टर्म्स 9 भी क्लियर होती है और टर्म 10 भी क्लियर होती है। तो देखो सबसे पहले युग्म विकल्पी या एलील्स क्या चीज़ होती है कि किसी जीव में एक लक्षण को प्रकट करने के लिए जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, जिन्हें अपने क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। इसमें एक प्रभावी होता है, दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है। अगर लक्षण को प्रकट करने वाले दोनों जीन समान हैं, दोनों जीन कैपिटल टी या स्मॉल टी हैं, तो क्या कहलाएगा, समयुग्मजी। यदि दोनों जीन अलग अलग हैं तो क्या कहलाएगा, विषम युग्मजी। तो पहले आप हेडिंग लगाइए युग्म विकल्पी या एलील्स, और इसमें लिखिए युग्म विकल्पी या एलील्स में लिखिए, इसमें लिखिए किसी जीव में एक गुण को प्रकट करने के लिए जीन के दो विपर्यासी स्वरूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। किसी जीव में एक गुण को प्रकट करने के लिए जीन के दो विपर्यासी स्वरूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। इनमें एक प्रभावी व दूसरा अप्रभावी होता है, इनमें एक प्रभावी व दूसरा अप्रभावी होता है। अब नेक्स्ट लिखिए समयुग्मजी, समयुग्मजी होमोजाइगस। इसको होमोजाइगस भी कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए समयुग्मजी होमोजाइगस। इसमें लिखिए किसी जीव में गुण को प्रकट करने वाले दोनों जीन समान हैं, गुण को प्रकट करने वाले दोनों जीन समान हैं, तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। किसी जीव में गुण को प्रकट करने वाले दोनों जीन समान होते हैं तो इसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी अथवा स्मॉल टी, कैपिटल टी अथवा स्मॉल टी। फिर लिखिए आप नेक्स्ट विषम युग्मजी, या इसे अपने हेटेरोजाइगस भी कहते हैं। हेटेरोजाइगस, विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस। और इसके अंदर आप लिखिए, इसमें लिखिए किसी जीव में एक गुण को प्रकट करने वाले दोनों जीन अलग अलग हैं, तो इसे विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस कहते हैं।
तो इसे विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस कहते हैं। विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप नोट लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लगाइए, आप नोट में लिखिए। इसमें लिखिए एलील शब्द, एलील शब्द, एलील शब्द बैटसन व सैंडर्स ने दिया था। बैटसन व सैंडर्स ने दिया था। एलील शब्द बैटसन व सैंडर्स ने दिया था। एलील शब्द बैटसन व सैंडर्स ने दिया था। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यही विराम और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।